For the class +1, we were reading about the term motion. इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड इन बातों के बारे में बताया था। आगे जो इस चैप्टर में मेन टॉपिक आते हैं निकल के, वो है आपका ग्राफ। आपको ग्राफ बनाने हैं, अलग अलग आपको चीज़ें दी हुई होंगी और उनके हिसाब से आपको अलग अलग ग्राफ बनाने हैं। जैसे जो ग्राफ हम बनाएंगे वो ग्राफ हमारे मेन होंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप इनको बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके ग्राफ से, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और स्टेशनरी, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट में माना गया है, मतलब स्टेशनरी वो अपनी जगह फिक्स पे है, अब टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। तो हम उसके लिए ग्राफ किस तरह से बनाएंगे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस आपका होगा इसमें लिखेंगे आप टाइम, और जो वाई एक्सिस है उसमें आप लिखेंगे आपकी पोजीशन। क्लियर? Let us suppose that at any instant of time या at initially the object is at a point A. Initially जब आपने कोई काम करना स्टार्ट नहीं किया था, मतलब जब करने वाले हैं, तो उस टाइम पर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए के ऊपर हमने मान रखा है। अगर इस ऑब्जेक्ट को ग्राफ के अकॉर्डिंग रेस्ट या स्टेशनरी के अंदर शो करना है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आप एक्स एक्सिस के साथ पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमें क्या शो करने लग रही है? देखिए, अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस की ओर इंक्रीज होने लग रही है, इसका मतलब है कि आपका टाइम बढ़ने लग रहा है। लेकिन क्या इस लाइन की वजह से वाई एक्सिस में आपको कोई चेंजमेंट देखने को मिला? नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब टाइम तो लगातार बढ़ने लग रहा है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं है। और जब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहा जाता है तो उसकी कंडीशन यही तो होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द रेस्ट। वही बात थी और उसी को हमने ग्राफ से दिखा दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड जो ग्राफ है उसमें क्या बताना है आपको? उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस कंडीशन में आपका ग्राफ कैसे बनेगा? वही काम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स के अंदर आप टाइम को शो करेंगे और वाई एक्सिस के अंदर आपकी पोजीशन को शो करेंगे। और अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? आप इनिशियली से स्टार्ट होके दोनों आपके जो दोनों जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें क्या शो करती है कि जिस हिसाब से आपका टाइम बढ़ता जा रहा था उसी हिसाब से हमारी जो पोजीशन है वो भी लगातार बढ़ती हुई जाने लग रही है। क्लियर? चलिए यहां पर बनाते हैं। जो थर्ड ग्राफ है वो थर्ड ग्राफ आपका दे रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in one dimension of object starting from the origin and starting from the left of the origin and starting from the right of the origin। मतलब बात वही है, आपकी जो मोशन है चल तो वो यूनिफॉर्म ही रही है, लेकिन एक बार तो ओरिजिन से, दूसरा लेफ्ट टू ओरिजिन और तीसरा राइट टू ओरिजिन। मतलब बात यह है कि आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि जब आपका ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता हो, जब आपका ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता हो, और जब आपका ऑब्जेक्ट है वो राइट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता हो। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक बार आपने इसको राइट से स्टार्ट कर दिया, एक बार आपने इसको लेफ्ट से ओरिजिन स्टार्ट कर दिया, और एक बार आपने इसको लेफ्ट से स्टार्ट कर दिया। जब आपकी मोशन यूनिफॉर्म है
तो आप ये मान के चलें कि लाइन तो आपकी स्ट्रेट ही होने वाली है, लेकिन अगर कंडीशन दे रखी है तो उस कंडीशन के हिसाब से हमने एक बार इसको लेफ्ट से, राइट से और ओरिजिन से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। नंबर 4 के ऊपर जो ग्राफ है वो है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी, इस टॉपिक को करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप ध्यान दें। जो हमारा ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम, दोनों ग्राफ बनाने के बाद यहां से जो स्लोप हमें मिलता है, स्लोप का मतलब समझते हैं, ढलान जिसको हम बोलते हैं, एक तरह की ढलान ही है ये स्लोप है आपका। और वैसे स्लोप निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है m इज टू वाई डिवाइड बाई एक्स। तो y में आपकी पोजीशन है, मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट है, और x में आपका टाइम है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं स्लोप के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारे सामने क्या निकल के आता है? अगर डिस्टेंस मान रखी है तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट रखी है तो वेलोसिटी। तो आप जनरली ये बिल्कुल याद रखेंगे कि जब आप एक पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर बात करते हैं तो उस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बताता है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात इन्होंने कह रखी है कि नेगेटिव वेलोसिटी के साथ में, नेगेटिव वेलोसिटी कब होती है ध्यान दें। जैसे हमने वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट चेंजमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइड बाई टाइम टेकन। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मान के चले आपका जो फाइनल पॉइंट है, अगर वो फाइनल पॉइंट मान ले हम 3 और जो आपका इनिशियल पॉइंट है उसको मान ले 5 और टाइम बीच में लिया गया 2 सेकंड का, तो -2/2 बराबर माइनस का 1 नहीं आ गया? मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव आने लग रही है। तो इस नेगेटिव वेलोसिटी को ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे शो करेंगे? ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो ये आपको शो करनी पड़ेगी। नेगेटिव वेलोसिटी के लिए लिख देते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा? वो ग्राफ आपका ये बनेगा इस तरह से। मतलब देखिए जो टाइम है वो टाइम तो आपका लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन आपकी जो पोजीशन है, पोजीशन पहले वो ज्यादा थी, लेकिन जो जो टाइम बढ़ा वैसे वैसे आपकी जो पोजीशन है वो लगातार कम होती जा रही है। आप बिल्कुल जीरो पे, मतलब ओरिजिन पे आने लग रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है ये आपका नेगेटिव वेलोसिटी कहलाता है, क्योंकि यहां से आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो आपकी नेगेटिव उसका मैग्नीट्यूड बनेगा। ठीक है, आगे इसमें इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करे तो उसके लिए आप ग्राफ इस तरह का बना सकते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम जो ग्राफ है वो आप एक जिगजैग लाइन से शो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे जो हमारा टॉपिक बनेगा बढ़िया सा, वो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। देखिए इस टॉपिक के लिए आपको सिर्फ एक ही बात मैं बताने की कोशिश करूंगा, शायद उस एक बात के अंदर आपका जो टॉपिक है वो शायद कवर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलें आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे कैन बी मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो बात की बात है, अगले केस में बात करेंगे। मान के चलिए आपका जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी हमने वी ए के नाम से लिख दी, और आपका ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी वी बी के नाम से लिख दी। इतनी बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आप किस तरह से निकालेंगे? बिल्कुल आसान सा काम, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो उसके अंदर से कम वाली को हटा देना है। जैसे मान के चलिए आपका ऑब्जेक्ट ए है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपका ऑब्जेक्ट बी है, इसकी आपकी वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? जो आपकी 35 मीटर पर सेकेंड है उसके अंदर से 20 मीटर पर सेकेंड आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर
15 मीटर पर सेकेंड। जो चीज एक नई यहां से निकल के आती है वो क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ लेते हैं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखिए वी ए बी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और वी बी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर आप वी ए बी की बात करते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना है वी ए माइनस वी बी, और अगर वी बी ए की बात करते हैं तो वी बी माइनस वी ए। ये फॉर्मूले दोनों केस में लग जाएंगे। अगर कुछ नहीं पूछा गया है, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रखी है, तो आप बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपके दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन के अंदर जाने लग रहे हैं तो उस टाइम पर अगर हमें उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़े तो ज्यादा वाले में से कम वाले को आप सबट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर जस्ट इसके अपोजिट की बात करें कि आपका ऑब्जेक्ट ए है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और आपका ऑब्जेक्ट बी है, एक बार उसकी वेलोसिटी फिर हमने मान ली 35 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अब की बार कहानी है वो थोड़ी उल्टी हो गई है। क्या कि एक ऑब्जेक्ट है वो तो लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाने लग रहा है और दूसरा राइट से लेफ्ट आने लग रहा है। तो अगर हमें यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़े तो क्या होगा, दोनों को आप जोड़ देंगे। 35 + 20 = 55 मीटर पर सेकंड। इन दोनों ऑब्जेक्ट की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यही वेलोसिटी रहेगी। इसी वजह से अगर आप रोड से जाते हैं कहीं और एक कोई व्हीकल उसी साइड में जाने लग रहा है जिस साइड में आप जाने लग रहे हो, जब आप उसको ओवरटेक करते हैं तो आपको उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं लगती। लेकिन अगर आप उस व्हीकल की डायरेक्शन के अपोजिट में जाने लग रहे हैं और जब वो व्हीकल आपके पास से निकलेगा तो आपको उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा लगती है। और यही वजह है कि उन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसी का ये सारा का सारा अफेक्ट है। तो ये आपका जो सेकंड जो यूनिट है उसका फर्स्ट पार्ट जो मोशन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड है, ये उसके लिए कुछ टॉपिक थे। इसमें एक दो टॉपिक और भी आए हुए हैं रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। चलिए उनके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, चलिए पहले ग्राफ के बारे में बात करते हैं। पहला जो आपका ग्राफ है उसके अंदर आपको क्या रखा है, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अगर आपके दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और अगर वो दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जाने लग रहे हैं तो उस टाइम पे आप कैसे शो करेंगे इनको। मान के चलें ये आपका ओरिजिन है, ये है आपके पहला जो ऑब्जेक्ट है उसकी ओरिजिन के हिसाब से पोजीशन, और इस पॉइंट को माने आपका जो सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट है उसकी ओरिजिन के हिसाब से पोजीशन माने। अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जाने लग रहे हैं तो उस टाइम पर ये आपका ग्राफ बनेगा। ये दोनों जो लाइन यहां पे आप ड्रॉ करेंगे ये दोनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी और इन दोनों के जो बीच का गैप है ये एक तरह से मान के चले आपकी दोनों लाइन है ये पैरेलल रहेंगी। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आपका गैप चेंज नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकंड जो है इफ V2 इज इक्वल टू V1, पहला जो केस था वो था आपका V1 इज इक्वल टू V2। सेकंड नंबर केस है इफ द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज मच लार्जर एज कंपैरिजन टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। पोजीशन एक बार फिर से आप लिख लेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की x01 से और इसकी x02 से। और अगर आपका सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या करेंगे, ये इन दोनों के बीच का ग्राफ बनेगा। मतलब इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है वो काफी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट ए के लिए है और ये आपका ऑब्जेक्ट बी के लिए है। जो थर्ड नंबर इसमें ग्राफ अगर हम बात करें थर्ड नंबर के लिए, तो इसमें क्या रखी है, V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 इज ग्रेटर देन V2। देखिए पहला पॉइंट हमने माना दोनों की वेलोसिटी सेम है, दूसरे वाले के अंदर सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी ज्यादा मानी गई है, और तीसरे वाले के अंदर आपके जो
जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अगर दूसरे वाले से ज्यादा हो तो क्या होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों के लिए पोजीशन आप शो करेंगे, x01 एंड x02। ये जो ग्राफ आपका बनेगा, जब आप अच्छे से ग्राफ पॉइंट्स ले ग्राफ बनाएंगे तो ये एक पॉइंट आपको यहां पर मिलता है जहां पर ये एक दूसरे को कट कर देते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा अगर इसको हम डिस्टेंस के साथ, पोजीशन के हिसाब से देखें तो हम इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ मीटिंग। ओके, और अगर हम इसको टाइम के हिसाब से देखें तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ मीटिंग। आपकी रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ये आपके 3 मेन ग्राफ है। पहला ग्राफ दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, दूसरा वाला ग्राफ दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा है, पहले की कम है, और तीसरा ग्राफ पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा है। और अगर ऐसा होता है कि आपका पहला ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी दूसरे ज्यादा होगी तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, पोजीशन के हिसाब से उस पॉइंट को पोजीशन ऑफ मीटिंग कहते हैं और टाइम के हिसाब से उसको टाइम ऑफ मीटिंग कहते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतने ही टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। थैंक यू।